नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे दूसरे पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट का हमारा मकसद ये है कि आज दिन भर के 5 बड़ी खबरों पे हम ध्यान देंगे और उन पे हम डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे जानने का उनके बारे में कि उनका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनसे हमको क्या सीखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो बहुत ही दुखदमय खबर है वो ये है कि एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन तक जाने वाली जो फ्लाइट है वो क्रैश कर गई है। कल ही क्रैश की थी। हम थोड़ा लेट से ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा डिले हो गए हैं, बट हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे सहयोग करेंगे। और ये इतनी दुखद घटना है कि हम खुद भी काफी निराश हैं इस चीज को लेके। पता नहीं कि किस पे हम इसको ब्लेम कर सके या किसको हम इसके लिए दायित्व कर सकते हैं। अभी तक जितना पता चला है हमको यही पता है कि कुछ मैकेनिकल या कुछ ऐसा कुछ फेलियर हुआ है। किसी ने जानबूझ के तो ऐसा हादसा हो नहीं सकता है, किसी ने करवाया भी नहीं है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, वो ब्लैक बॉक्स रिकवरी हो चुकी है। आज जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हमको ये सुनने में आया है कि ब्लैक बॉक्स की रिकवरी हो चुकी है। और इसके बारे में हम आप अंतनु जी से स्वागत करना चाहेंगे, अंतनु जी का। वो हमको कुछ इसके बारे में बताएंगे। नमस्ते अंकल, अंतनु जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में फिर से। तो आज हम काफी दुखी हैं इस घटना के बारे में जानते हुए कि जो दुखद ये घटना हुई है, इस पे हमको कुछ आप बताएं और अपनी राय प्रकट करें। स्वागत है आपका। थैंक यू नितेश, वेलकम करने के लिए इतना अच्छा। ये जो नो डाउट ये जो घटना हुआ है ये काफी दुखददायक है। हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से ये घटना हो जाएगा। अब क्यों हुआ है इस बारे में अभी हम लोग कोई भी टिप्पणी करने से मैं पहले बोलूंगा कि अभी 7 एजेंसीज जो है जिसमें इंडियन एजेंसीज है और बाहर के भी एजेंसीज है, यूके का भी एजेंसीज है, तो वो लोग अपने तरफ से यूएस का भी एजेंसीज है जो लोग अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं या फिर शुरू हो गया है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन। तो आगे जो रिपोर्ट है उसके बाद आने जब रिपोर्ट आ जाएगा उस बारे में अगर हम लोग उस टाइम में डिस्कस करेंगे तो नो डाउट ये क्लैरिफाई जो है और भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि इस तरह अभी हम लोग अगर कुछ भी बोलते तो वो एक एजम्पशन होगा, उसका कोई भी प्रूफ नहीं होगा। ऑन द अदर साइड इसी घटना को लेके कुछ पॉइंट्स है जो मैं सबके सामने रखना चाहूंगा। पहला जो पॉइंट है, अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें हम लोग को पता चलता है कि दुनिया में बोइंग का जो बोइंग जो विमान है, तो बोइंग एक ऐसा विमान है इसमें ये जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत ज्यादा आता है। अगर हम लोग दुनिया भर में देखें सबसे ज्यादा जो फ्लाइट्स बनते हैं उसमें से सबसे ज्यादा बोइंग और एयरक्राफ्ट ये दोनों जो कंपनी है ये अपने तरफ से बनता है। मगर बोइंग का अगर हम लोग पास्ट 1960 से अभी तक अगर इंसिडेंट चेक करें तो हम लोग को देखने को मिलेगा राउंड अबाउट 300 से ज्यादा जो फ्लाइट्स है वो अफेक्टेड है। कुछ ना कुछ जो होता है उन लोगों के साथ होता ही रहता है। इसको लेके बोइंग का जो शेयर है वो भी गिरा है। ऑन द अदर साइड बोइंग को लेके इसमें बहुत प्रॉब्लम भी आया है। लास्ट हम लोग अगर कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले का देखें तो उस टाइम में हम लोग को पता चल रहा था एक ऐसा न्यूज जिसमें हम लोग को सुनने को मिल रहा था कि बोइंग इंडिया में आके इंडिया में अपनी तरफ से फ्लाइट प्रोडक्शन करेगा। अब नो डाउट अगर देखा जी। जाए इंडिया में अगर अगर मेड इन इंडिया बोइंग अपने तरफ से प्रोडक्शन करेगा तो ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज है। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ इस इंसिडेंट के बाद इसमें क्वेश्चन अराइज करता है कि आगे जाके बोइंग अपने तरफ से ये प्रोडक्शन करेगा या फिर नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो बोइंग का अगर इतना दिन से इतना प्रॉब्लम चल रहा है उसके बाद भी क्यों बोइंग को इतना यूज किया जा रहा है या फिर बोइंग का अच्छी तरह से उड़ने से पहले बोइंग का जो भी फ्लाइट है उनका निरीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है, जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री इसका जो ग्रोथ है वो दुनिया में बहुत फास्ट है। अब नो डाउट एविएशन इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करेगा तो साथ ही साथ उस तरह से हम लोग को जो फ्लाइट है उसका भी जरूरत पड़ेगा। जिसके वजह से बोइंग ने अपनी तरफ से बोला था कि भाई हम लोग इंडिया में जाएंगे प्रोडक्शन करेंगे, ये सब बात सुनने को मिल रहा था। अब जिस कंट्री में इस तरह से फास्ट इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ अगर मेड इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से ध्यान दे रहा है, वहां अगर इकोनॉमी को हर्ट करना है या फिर इकोनॉमी को चोक करना है तो वन ऑफ द मेजर अगर ये इंसिडेंट को हम लोग पकड़े कि ऐसे करके क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं जिसके वजह से इन फ्यूचर जाके इंडिया में ये जो फ्लाइट प्रोडक्शन का जो इंडिया का सपना है या फिर जो भी इंडिया का प्लानिंग है इसमें एक रुकावट आ सकता है। ऑन द अदर साइड एक और इंसिडेंट कुछ दिन पहले ही हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। उस टाइम में हम लोग देखे पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा था तुर्की। और जी। आज ही नहीं बहुत पहले से ही तुर्की का जो एर्डोगन है वो अपने तरफ से हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में जाके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था।
इस हिसाब से अगर हम जी लोग देखें, कुछ दिन पहले एक और घटना हम लोग को सुनने को मिला कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप लिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो एयरपोर्ट में काम करते जो सिक्योरिटीज है या फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसमें बहुत सारे तुर्कीज का कंपनीज थे जो लोग अपनी तरफ से ये काम कर रहा था, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जी गया कि भाई आप लोग ये काम नहीं कर जी सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो अब इतना दिन से जो एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं तुर्की का कंपनी, अगर आप उन लोगों को इंस्टेंट ब्लैक लिस्ट कर दोगे या फिर वहां से काम से हटा दोगे, तो नो डाउट उन लोगों के पास बहुत सारा कुछ एक्सेस है या फिर उन लोगों को प्रोसेस कर रहा है। तो उन लोगों के लिए काफी आसान रहता है कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना हो या फिर कुछ भी आगे जाके खराब करना हो, तो ये जाके क्वेश्चन राइज करता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे नो डाउट एक टेक्निकल फॉल्ट है, जो फ्लाइट है वो उड़ नहीं पाया ठीक से। अगर देखा जाए ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, आगे जाके रिपोर्ट भी आने वाला है, मगर मेजर जो क्वेश्चन यही है कि क्या इसके पीछे कोई बाहर का कोई भी कंट्री का हाथ है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है या फिर ऐसा। तो ये जो इंसिडेंट है ये दुखददायक है, मगर हम लोग को उसके साथ ये सब जो पॉइंट है इसमें भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सारा जो मैंने आपको पॉइंट बोला इसका कुछ प्रूफ है, आगे जाके अगर ऐसा कुछ निकलता है तो इसमें हम लोग को मतलब आगे इंडिया को ऑब्वियसली स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग देखें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्टेप लिया। जी, सही बात है वही है। बट आपने जो खोला ये तो बहुत ही बड़ा मतलब एक एक नया रास्ता ही खोल दिया, जिसके बारे में मतलब सोचना, अगर इसको सोचा जाए इस तरीके से आप जो बोल रहे हो, तो वो तो मतलब कि एक अंधेरे में तीर चलाने लायक वाला चीज है। निशाना लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई नहीं। बट ये बहुत ऑब्वियस। बड़ी चीज है, ये आप जो कह रहे हो तुर्की का या किसी किसी इंडिविजुअल का किसी का रोल होना, मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। मुझे लगता है कि ये टेक्निकल फॉल्टी होगी। किस्मत का दोष हम बोल सकते हैं। एक इंसान बच भी गया। मतलब मैं ताजुब हूँ ये जान के कि कैसे वो किस्मत बोलो उसको यार, वो कैसे बताओ, वो इमरजेंसी गेट के सामने बैठा था वो बंदा, और जैसे वो क्रैश हुआ उसने संग संग खोला गेट और वो कूदा, और उसको चोट लगी और फिर भी वो बच गया। बोलते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो लिटरली मतलब इट्स अ मिरेकल जो हुआ है उसके साथ। इट्स अनबिलीवेबल, कैसे ये मतलब हो सकता है। हमने वो मूवी देखी है बचपन में, फाइनल डेस्टिनेशन बोल के, तो ये तो बिल्कुल उसका एक वही ऐसा बात लगता है रीमेक, है, मतलब मतलब लिखा होगा रियल। वही होगा, फाइनल डेस्टिनेशन ही है, वही जी बात जी है। जी 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 जी। तो वही है बिल्कुल। चलिए इसके बारे में हम बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हमको कुछ न्यूज़ पता चलेगा इसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम जरूर शेयर करेंगे बाकी सबके साथ, आप सबके साथ भी। चलते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। वो भी बहुत दुखी खबर ही है। वो ये है कि आज जब हम सुबह सो के उठे तो हमको पता चला कि ईरान पे बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है इसराइल द्वारा। इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन तो काफी दिनों से चलती आ रही थी। अमेरिका ने इंटरवेन करने की बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत बार ट्राई किया। इनफैक्ट आज मैंने एक ट्रम्प जी का ट्वीट देखा, डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि आई टोल्ड देम रिपीटेडली, आप लोग में पीस करो, पीस लाइक टॉक एंड पीस इट आउट, लाइक पीस जस्ट उसको अपने आप को जो भी है पीसफुली इस चीज को डील करो, उसको सॉर्ट करो। लेकिन फाइनली ये हुआ, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी पूरी तरीके से इसराइल का ही साथ दिया है, क्योंकि एज इफ वो दोनों भाई हैं। तो और उनको पता है कि मिडिल ईस्ट को अगर उनको कंट्रोल चाहिए तो इसराइल इज द बिगेस्ट एलाई दे एवर हैव। तो उन्होंने पूरी तरीके से ये चीज को जस्टिफाई डायरेक्टली नहीं किया है, बट उन्होंने उनके ऊपर ही ब्लेम डाल दिया है कि ठीक है जो होना था। उन्होंने उनके ट्वीट के ऐसा ही दिखता है, एक प्रेसिडेंट का ट्वीट है ये कि ये तो होना ही था, उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि देखो तुम कर लो वरना ये होगा ही। बट उससे रिलेटेड खबर के बारे में हमको और अंतनु जी जरूर बताएंगे। और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अंतनु जी, बताइए। बहुत बड़ी खबर है कि इतने दिन से बात चली आ रही थी इनके बीच में, युद्ध होने की बात तो थी, पता नहीं युद्ध तो कहना सही होगा कि नहीं, बट जिस तरीके से सब चीजें जा रही हैं हम अपने को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर सच में ना हो जाए। अब वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा ये तो नेक्स्ट स्टेप है, मगर ये जो इसराइल और ईरान का जो है ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लोग देखे कि इसराइल कभी भी अपना दुश्मन को नहीं छोड़ता है, भले ही वो 5 साल लगे या दस जी साल लगे, वो एक एक करके निकालता है। पास्ट में भी अगर हम लोग देखें इसराइल का हिस्ट्री, तो जब से ये इसराइल कंट्री बना है ये हमेशा लड़के ही बना है, हमेशा लड़ता रहा, किसी न किसी से ये लड़ता रहा, चाहे वो जी पैलेस्टाइन से हो, चाहे चाहे वो गाजा में हो, कुछ ना कुछ, चाहे वो ईरान से हो। अब प्रेजेंटली जो मूवमेंट देखने को मिल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से बोला था कि भाई हम लोग आगे जाके ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें हम लोग जाके बात करेंगे, और ये सब जो है ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वही मेजर इशू था, क्योंकि इसराइल का था कि भाई आप लोग ये न्यूक्लियर जो
आप बना रहे हो, जो भी बम बना रहे हो या फिर जो भी न्यूक बना रहे हो, ये सब मत बनाओ, हम लोग आपके ऊपर कुछ अटैक नहीं करेंगे। ये था। मगर इसराइल के तरफ से जब ये बोला गया, ईरान ने वो बात सुना नहीं। ईरान अपने तरफ से जो डेवलपमेंट है वो चलता है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये अटैक हुआ। बीच में ये यूएस की तरफ से ये कहा गया था कि भाई हम लोग इसमें जा रहे हैं, हम लोग इसमें इंटरवेंट कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग इसमें जो है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर कुछ भी। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सारा पॉइंट में एक बहुत ही अच्छी तरह से जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने अपने तरफ से इसमें एक गेम खेला है। क्योंकि कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि इसराइल का जो न्यूज है मेनली वो गाजा ओरिएंटेड आ रहा था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, कल ही एक प्रेस ब्रीफिंग आया था जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि भाई मेरा जो लड़का है उनका शादी है, इसलिए मैं छुट्टी में जाने वाला हूँ। तो ये सब सोचने के बाद ईरान को लगा होगा कि भाई अभी तो बेंजामिन नेतन्याहू घर में शादी है, वो बिजी हो जाएंगे, तो हम लोग उतना कुछ लोग अटैक नहीं करेगा, अपना जो काम है वो हम करते रहे। और ये एग्जैक्टली ये गूगली था जो ये पकड़ नहीं पाया। ऑन द अदर साइड ये पूरा अटैक हो गया। अब अटैक किस लेवल पे हुआ है, उनका ड्रोन को कैसे आगे इंपोर्ट किया गया है एग्जैक्ट लोकेशन पे, अगर आप देखें जो अटैक हुआ है, कोई सोचे कि 6th या 7th फ्लोर में रह रहे हैं, जिस फ्लोर में, जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लोर में, जिस कमरे में है, वहीं पिन पॉइंट अटैक हुआ है, वहीं जाके पास पर। तो नो डाउट इसराइल से काफी हम काफी 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 एक्यूरेट, काफी एक्यूरेट। यस, इसराइल से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमेशा इसराइल जब भी कोई अटैक करते हैं वो एकदम पिन पॉइंट अटैक करता है, और हमेशा हम लोग को कुछ नया देखने को मिलता है। भले ही अगर हम लोग पास्ट में देखे और इस बार भी देखे। ऑन द अदर साइड ये जब अटैक हुआ, इसमें कहा जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि ये जो वॉर है ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये अभी चल रहा है, ये सिर्फ शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास मेन्यू में, वो तो हम लोग को बाद में देखने को मिलेगा। एक चीज इस मतलब ये पूरा वार में एक पॉइंट में आपके सामने लाना चाहूंगा। कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम में इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो पाकिस्तान का बहुत सारा एयरपोर्ट अच्छी तरह से खत्म कर दिया था, जिसमें नूर खान एयरबेस जो है वो भी इफेक्टेड। तो जब भी ये नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, इंस्टेंट अमेरिका ने उसमें घुसा। उसके बाद एज पर ट्रम्प उसका कहना है कि भाई मैंने ही सब कुछ किया, आगे जाके उन्होंने अनाउंस किया था, मगर इंडियन गवर्नमेंट का माने तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था, हम लोग उसमें बात की। अब प्रेजेंटली जो न्यूज है कि नूर खान एयरबेस जो है वो कम्प्लीटली यूएस के अंदर में है, यूएस इसको कंट्रोल कर रहा है। इवन पाकिस्तान का मिलिट्री के पास भी परमिशन नहीं है नूर खान एयरबेस में घुसना। अब जो क्वेश्चन ओह, है कि अचानक से यूएस को क्या जरूरत पड़ा पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस। इसमें जो मेजर क्वेश्चन है, इसमें मेजर यही है कि भाई अगर यूएस को वो लोकेशन चाहिए, तो वो लोकेशन कौन कौन सा कंट्री के लिए जरूरत हो सकता है। एक हो सकता है आपका ईरान के लिए, और दूसरा हो सकता है आपका अफगानिस्तान के लिए। अब अफगानिस्तान के साथ यूएस का अभी जो टेंशन से उतना ग्रो नहीं कर रहा है, ये हम लोग को पता है। ऑन द अदर साइड क्या ये यही इंडिकेट करता है कि यूएस को पता था कि आगे जाके इसराइल कभी ना कभी अटैक करेगा, इसलिए हम लोग सेफ साइड में नूर खान एयरबेस को रखते हैं, क्योंकि वो लोकेशन अगर ईरान अपने तरफ से कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं तो ईरान को कंट्रोल करने में हम लोग को हेल्प करेगा। और जिसके वजह जी से ही पाकिस्तान को यूएस की तरफ से इतना प्रिविलेज दिया गया, ये जो लोन का अमाउंट दे दिया गया, उनके जो आसिफ मुनीर साहब थे उनको बुलाया गया है, उनको बहुत कुछ फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो ये कनेक्शन दिखता है, मगर एग्जैक्ट कनेक्शन तो कोई ये सब जो है जियोपॉलिटिक्स में कोई अपने तरफ से बोलेगा नहीं। ऑन द अदर साइड यूएस ने अपने तरफ से ये सेटिंग पहले से ही करके रखा। रत्नु जी, आपने बिल्कुल सही बताया। जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया, काफी समझ में आया हमको कि अमेरिका हर समय अपने तरह से किसी ना किसी तरीके से अपना फायदा ही ढूंढता है। और देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी ये पता चल रहा है कि अमेरिका की जो जिस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पे एक तरीके से बिल्कुल ही अपना बेस बना लिया मुल्तान वाले जगह पे, पाकिस्तान की जगह पे उसने पाकिस्तान को जाने से मना कर दिया, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इशारा होगा कि चलो आप करो, यहाँ पे कुछ होता है तो हम संभाल लेंगे उस लिए। चलिए, अच्छी बात है। ये तो खैर उनके बीच की बात है, बट हमारे पड़ोसी हैं तो हम डेफिनेटली उनके बारे में जरूर, और भी आगे खबर मिलेगी तो जरूर हम सबके संग शेयर करना चाहेंगे। मैं तीसरी बात, हमारा आज का तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि आज इसी को इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि इतना बड़ा एक अटैक हुआ है और एक तरीके से ग्लोबल टेंशन है। ये क्रूड के बारे में आप जानते होंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आज 7% से ज्यादा तेज हो गए हैं, और 13% उसमें का काफी ज्यादा उछाल आई है। 13% का हाइक हुआ है क्रूड ऑयल का प्राइस।
जी जी 7%, लगभग 5500 से सीधे 6300 तक क्रूड आ चुका है। 6300 के लेवल्स पे क्रूड आ चुका है, जो कि बहुत ही मुश्किल देखा जा रहा था कुछ दिन पहले तक। क्रूड का ऐसा न्यूज आ रहा था क्रूड और नीचे आएगा, क्रूड ऑयल और कच्चे तेल जो है उसमें गिरावट कंटिन्यू रहेगी। 5500 की लेवल के बाद बहुत दिन से वो 5200 से 5400 तक खेल रहा था, काफी दिन तक उसी रेंज में था। 5400 ब्रेक हुआ, पिछले हफ्ते ही 5400 ब्रेक हुआ है। और उसके बाद में फिर इस हफ्ते देख रहे हैं कि वो सीधा एक बार में ही सीधा 6300 तक चला गया है। चांसेस ये लगते हैं कि शायद वापस क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, और अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो उससे हम सब इम्पैक्ट होंगे। बिकॉज क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा यानी कि इकोनॉमी फिर हमारी थोड़ी पतली होगी, उसकी हवा टाइट हो जाएगी और चीजें महंगी होने लगेंगी। खैर, गवर्नमेंट के पास काफी अच्छे एक उपाय है। जो अपने को ये पता है कि रशिया से हम कभी भी चाहे तो ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा एक सेफ हेवन अभी भी बरकरार है और बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी ओवरऑल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। अभी देखना है पड़ेगा कि आने वाले एक दो दिन में इसका रवैया कैसा रहता है। इसके ऊपर क्या जो आप कुछ बताना चाहेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर में? हाँ, नितेश जी, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो तो बढ़ने वाला था, ये हम लोग को पता ही है, क्योंकि मेन जो फैक्टर है वो इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें ईरान का जो ऑयल फील्ड्स है उसके ऊपर अभी तक ऐसा कुछ क्लियर बताया नहीं जा रहा है कि उसका ऑयल फील्ड्स अभी डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं। अब ईरान अगर वॉर में कनेक्टेड हो जाता है तो नो डाउट ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ये बढ़ने वाला है। अगर हम लोग पास्ट में भी जब ईरान के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम में भी देखे तो उस टाइम में भी हम लोग को सुनने को मिल रहा था कि भाई क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इफेक्टेड हो सकता है। जबकि ओपेक के तरफ से बोला गया था कि भाई अगर ईरान के ऊपर कुछ अटैक होता है या फिर ईरान के जो ऑयल फील्ड्स है वो अगर डिस्ट्रॉय कर देता है इसराइल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने तरफ से ओपेक अपने तरफ से प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ाएगा। ऑन द अदर साइड ये सब सुनने के बाद हर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भैया ईरान के पास तो मतलब क्रूड ऑयल बेचने का कोई परमिशन ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस डाला हुआ है यूएस ने पहले से। जी अब जी उसमें हाँ, तो उसमें क्रूड ऑयल क्यों इफेक्टेड होगा। अब देखिए ये बात भी सही है, सैंक्शंस डाला है इसलिए ईरान बेच नहीं पा रहा। एक टाइम में इंडिया भी लेते थे क्रूड ऑयल ईरान से, मगर इंडिया भी अभी ले नहीं पा रहा। मगर अगर ब्लैक मार्केट में देखें तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल जो है कहा जाता है कि वो अभी भी ईरान से बाहर लोकेशन में जाते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियली कुछ कहा कोई इसको मानता नहीं है, मगर जो ब्लैक मार्केट है उसमें अभी भी माना जाता है कि ये जो ईरान का क्रूड ऑयल है ये यूज होता है। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कहीं भी अगर क्रूड ऑयल कोई भी कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर अगर अटैक होगा तो नो डाउट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है अफेक्टेड होगा। और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इफेक्टेड होता है तो नो डाउट ऑयल का प्राइस पे भी इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ रिफाइनरी पे भी इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ हर कोई प्रोडक्ट मतलब हाँ हम लोग जी जो दाल चावल है उसमें भी ये इफेक्ट करेगा। अभी तक इंडिया में ऑयल का प्राइस उस लेवल से कुछ इफेक्टेड नहीं है, मगर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर चेंज हो रहा है जिस तरह से आगे जाके अगर हम लोग देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर फिर से नेक्स्ट फेज ऑफ एक्शन लिया जाता है तो नो डाउट हम लोग भी जो पेट्रोल डालते हैं कार में उसको भी हम लोग को वो भी थोड़ा सा पॉकेट में भारी पड़ने वाला है। चलिए अर्जुन जी, इस पे हम और आगे चर्चा बनाए रखेंगे। जैसे जैसे हम बोलते थे, आज तो शुक्रवार हो गया है, आज शनिवार रविवार छुट्टी का दिन है। हो सकता है रविवार तक जैसा ट्रेंड चलते रहे कि रशिया की तरफ से कुछ नई खबर आ जाए। नहीं, यूक्रेन पे इस हफ्ते में रशिया ने अटैक किया था, वापस शायद हो सकता है वापस उनके वहां से वापस कुछ खबर आ जाए। जनरली ऐसे ही दिखा गया है कि रशिया में और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चलते आ रहे शनिवार रविवार के दौरान अक्सर कभी न कभी कुछ न कुछ वहां पे अक्सर होता रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कुछ और अच्छी खबरों के ले जाने के बारे में। अच्छी खबर तो है, यहाँ पे इतनी गर्मी से हालत खराब हो रखा है लोगों का। आज राजस्थान में इतनी गर्मी थी कि सारा रिकॉर्ड ऑलमोस्ट टूटने पे आ गया। 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और राजस्थान के साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया के सभी जगहों पे काफी ज्यादा गर्मी का अटैक हुआ है। काफी गर्मी है, काफी लोगों के बीच में बहुत परेशानी है, उसी बीच में लोग त्रस्त भी है, दिक्कत में भी है, और उसके बीच में इतनी सारी बुरी खबरें भी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों का एक मनोबल थोड़ा गिरा सा हुआ है। और इसके साथ ही हमारा जो एक और हम सेगमेंट ऐड करना चाहेंगे कि हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते और हर दिन जो अपना शेयर मार्केट है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के लेवल्स हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को देख पाए और सही डायरेक्शन में हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इसके बारे में बता पाए। और इसका बहुत बड़ा मेजर रीजन ये है कि मैंने काफी देखा है कि काफी सारे लोग हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और बस कुछ भी लेवल्स दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये करो वो करो और ये इन्वेस्टमेंट लगा दो, फिर राशि लगा दो या ये में लगा लो, मनी एवरेज लगा लो।
अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिसको लेके वो कुछ भी ऐसे बोल देते हैं और सोचते हैं कि कुछ हो जाएगी। होता ये है कि लोग पैसे के लालच में सोचते हैं कि उनको अच्छे मुनाफे मिलेंगे, उनको अच्छे मुनाफे मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म में उनको ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना कि 2 रुपए लगा के 10 लाख बना दोगे, तो ऐसा बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए करोड़ों में एक ऐसा कोई ऐसा हो सकता है, ये होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और किसी भी इतना बुरा भी नहीं होता है कि वो कोई 1,000 रुपए लगा के उसको एक दिन में ही उसको 1 लाख रुपए बना दे। ऐसा सिर्फ बोला जाता है। आप जब कभी स्टडी करोगे मार्केट में देखने में बड़ा आसान लगेगा कि हाँ ये तो ऐसा हुआ था, 1 रुपये ही आया था, 100 रुपये चला गया, 100 गुना एक दिन में लाख लगा तो फिर तो बदल जाता। बट जब आप कंप्यूटर सामने सर पे बैठते हो और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर 1 लाख रुपए के पास है तो आप ये नहीं सोचोगे कि आप 1 लाख रुपए लगा दूंगा एक ही चीज के ऊपर में और उसके बाद में मैं उसको 1 करोड़ में ही कर दूंगा। जहाँ अगर सब कुछ कर लो, अगर आपने 1 लाख लगा भी दिया, आपके अंदर हिम्मत है या कहीं आपके स्पेयर मनी था 1 लाख रुपए, इसके ऊपर में मैं डिस्कशन करूंगा स्पेयर मनी वगैरह के ऊपर में बहुत से टॉपिक्स है मार्केट को लेकर जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। बट मेरा कहने का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यही है, मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट जरूर करें मार्केट में। मार्केट में ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग से बहुत दूर रहें। ट्रेडिंग करके अगर आप सोचते हो कि अगर आप एक इंट्राडे में पैसे कमा लोगे तो अनलेस एंड अनटिल आपको कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो तो उसे जरूर करें। आप इन्वेस्टमेंट करो, आप थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए काम 3 महीने 4 महीने का होल्डिंग पीरियड रखो। ओवर द मार्जिन कभी काम नहीं करना चाहिए। आपको जितने पैसे उतने पैसे भी काम करो आप और एक पैसे तक सीमित रखो, एक्सपोजर ना लें। जहां आप एक्सपोजर लेना स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि आपके लॉसेस लगने से कोई रोक नहीं सकता है। जितना भी बड़ा कोई गुरु आ जाए या बोला नहीं भगवान जी के तो भी आपके लॉसेस रोक नहीं पाएंगे। तो ठीक है, इसके ज्यादा थोड़ा सा डिस्कशन यही करेंगे कि आज फ्राइडे है, आज 180 पॉइंट बंद हुआ है। बस दिन में गिरावट बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा रिकवरी हुआ था बाद में और पिछले कल भी मार्केट 250 पॉइंट तक गिर गया था क्योंकि न्यूज आने के बाद से अहमदाबाद वाला जो प्लेन अटैक हुआ है मार्केट थोड़ा रिकवरी मतलब अभी क्या ही मतलब गिरने वाले मोड में है। और एक बहुत क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए 24,700 जो आज बीच होता हुआ दिखा हमको। 24,600 का लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे में अगर 24,600 टूट जाता है और वहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करता है मार्केट तो बहुत चांसेस है कि 24,200 तक निफ्टी आ सकता है। ऊपर की तरफ में 25,200 का एक क्रूशियल लेवल है, 150 से 200 के बीच में रेडियन ये जोन है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। और तो बस यही है और अगर इस रेंज में रहना है तो ट्राई करिए जो आपके अच्छे स्टॉक्स है, जो कुछ स्टॉक जिनको बोला जाता है उनमें इन्वेस्ट करने का रहिए। और अभी क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है तो हो सकता है आपको थोड़े से दाम में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। 2 दिन में लगभग 2.5% मार्केट मिल चुके हैं। अच्छे स्टॉक्स चुनिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और इसके साथ ही मैं इस डे को एंड करना चाहूंगा। अतुल जी थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए। आपकी गाइडेंस हमको उम्मीद करते हैं बहुत दूर तक लेके जाएगी। थैंक यू। थैंक यू नितेश, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पार्ट समझा दिया। आगे जाके कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट में होपफुली मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप हर रोज ये पार्ट हम लोग अपने वीडियो में रखेंगे कि कुछ भी हो हम लोगों का जो मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपसे ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, कब इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कब नहीं करना है, कब मार्केट का क्या हाल चाल है, ये हम लोग हर रोज आपके इंफॉर्मेशन से ही अपडेट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, कोशिश बहुत करेंगे अच्छा कि लगा आपको आज का एपिसोड हम करने का लोग का, और बहुत ही अंदर अच्छा से हुआ। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू नितेश जी, मिलते हैं फिर कल।